नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। करीब 2 दशक के इंतजार के बाद महाराष्ट्र सरकार से नई हाउसिंग पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। नई हाउसिंग पॉलिसी के तहत सरकार ने सस्ते घरों के निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके तहत 5 साल में 35 लाख घर बनाए जाने का लक्ष्य है। रीडेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट, सिंगल विंडो क्लियरेंस, AI लेस स्टेट, हाउसिंग इंफॉर्मेशन पोर्टल समेत तमाम उन बातों का जिक्र इस नई पॉलिसी में है जिनकी मांग रियल एस्टेट सेक्टर की ओर से लंबे समय से की जा रही थी। 18 साल बाद महाराष्ट्र को नई हाउसिंग पॉलिसी मिली है। ऐसे में विश्लेषण बहुत अहम है, तो आज के शो में समझेंगे नई हाउसिंग पॉलिसी की बारीकियों को। हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं गुलाम जिया, सीनियर ED, नाइट फ्रैंक इंडिया, और हमारे साथ हैं डॉक्टर नयन शाह, CMD, मेफेयर हाउसिंग। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका गुलाम सर और नयन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुलाम सर, सबसे पहले आपके पास आते हैं। 18 साल बाद महाराष्ट्र की नई हाउसिंग पॉलिसी आई है। 70,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि 2030 तक 35 लाख घर बनाए जाएंगे। रीडेवलपमेंट पर खासा फोकस है। ओवरऑल नई पॉलिसी पर आपकी क्या राय है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी आपके प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। थैंक यू। हमेशा की तरह आज भी मुझे यकीन है कि हम इस बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर गहरी चर्चा कर पाएंगे। डेफिनेटली। सबसे पहले तो मेरा विचार ये है कि जो पॉलिसी ओवरऑल आज हम देख रहे हैं, ये अपने आप में एक तरह से एक बहुत ही जबरदस्त कदम है। और इसका मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद भारतवर्ष में अब तक इतनी फॉरवर्ड लुकिंग, इतनी एडवांस लुकिंग, आगे की सोच रखने वाली पॉलिसी शायद और कहीं नहीं बनी। तो जाहिर सी बात है, हमें उम्मीद है कि इस पॉलिसी से और दूसरे रियासतों पर भी जोर पड़ेगा कि ये इस ऐसी है, इससे बेहतर हाउसिंग पॉलिसी पर ध्यान दिया जाए, बनाया जाए। दो तीन चीजें जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस पॉलिसी को लेकर, वो ये कि इसमें इतनी गहराइयों का ख्याल रखा गया है। जिसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि उमन जब हम हाउसिंग की बात कर रहे हैं तो हम EWS, अफोर्डेबल हाउसिंग, सोशल हाउसिंग, बहुत सी चीजों का पर गौर किया करते हैं, उस पर काफी विश्लेषण भी होता रहता है। लेकिन आज पहली बार मुझे इस डॉक्यूमेंट में एक ऐसे मुद्दे पर गौर करता हुआ पाया गया, ये डॉक्यूमेंट, कि मरीज जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, उनके 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 रिश्तेदारों को रहने के लिए हॉस्पिटल्स के आसपास एक रेंटल हाउसिंग अफोर्डेबल बनाई जाए, इस पर भी गौर किया गया है। तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि इतने डिटेल में इन डेप्थ स्टडी करके डॉक्यूमेंट बना, वो बहुत ही ज्यादा तारीफ के काबिल है। और उसके अलावा जो चंद एक और बातें हैं, फॉर एग्जांपल लैंड बैंक, अफोर्डेबल हाउसिंग और सब के लिए गवर्नमेंट की लैंड बैंक बनाने का भी इसमें एक प्रावधान किया है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से इकट्ठा करके जो लैंड जिसका और कोई पर्पस, कोई मकसद ना हो, उसको हाउसिंग या दूसरे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये अपने आप में एक बहुत ही काबिल तारीफ कदम है। इस तरह से चाहे आप जैसा आपने जिक्र किया, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, एसआरए को लेकर काफी सारा इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दिए गए हैं। बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट जो एसआरए के जो अटके पड़े थे, जहां पर डेवलपर किसी कारण प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, एज इट इज पिछले कुछ साल 2 साल में उन प्रोजेक्ट को लेकर काफी सारा काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। अब उसको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी जगह दी गई है। तो चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग हो, चाहे वो एसआरए हो, चाहे इवन रीडेवलपमेंट, जैसा आपने बताया, रीडेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग, सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए भी प्लान है। रीडेवलपमेंट हाउसिंग के लिए काफी सारे नए पॉसिबिलिटीज सामने लाए गए हैं। तो ओवरऑल अपने आप में ये डॉक्यूमेंट बेहतरीन डॉक्यूमेंट है और आगे चल के दूसरे रियासतों के लिए एक स्टेप बन सकता है जो दूसरे भी फॉलो करेंगे। नयन सर, आपके पास आएंगे। आपके नजरिए से नई हाउसिंग पॉलिसी कैसी है? डेवलपर्स इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? I think this is one of the most aggressive policies that the government of Maharashtra has come out with as of now. And देखिए, पहले हमारा एक व्यू ऐसा रहता था गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है पॉलिसी और फिर अपने गोगल गाय की रफ्तार से, टॉर्टोइस की रफ्तार से उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। बट ये जो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, इनके एक्शन भी इतने ही तेज होते हैं जितनी इनकी पॉलिसी होती है। यू सी द वे, सो आई एम वेरी होपफुल that whatever the government of Maharashtra is promising in the policy,
गुलाम सर, आपके पास आते हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट पर सरकार ने साफ किया है कि सोसाइटी डेवलपर्स अथॉरिटी, इन तीनों के बीच ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा, एडवांस रेंट अकाउंट बनेगा, बैंक गारंटी का प्रावधान होगा ताकि रेजिडेंट्स के हितों की रक्षा हो सके। इससे रीडेवलपमेंट के मार्केट को कितना कॉन्फिडेंस मिलता देख रहे हैं आप? रीडेवलपमेंट का मार्केट, पहली चीज तो ये, जैसा आपने बताया कि ये सारे महाराष्ट्र का मुद्दा नहीं है, ये ज्यादातर मुंबई या शायद थोड़ा बहुत पूना में भी चला है। लेकिन ये मुंबई के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है हमारा, क्योंकि जो पुरानी इमारतें हैं उनकी रीडेवलपमेंट काम, जैसा हम पहले भी देख रहे हैं, पिछले 2-3 साल में बहुत तेजी से शुरू हुआ है। लेकिन अब इसमें कुछ ना कुछ कहीं सही तरह के कदम उठाने बहुत जरूरी हो गए हैं, क्योंकि जो रीडेवलपमेंट डेवलपर्स के साथ हो रही है, अगर मार्केट जरा भी आगे पीछे होता है, अब इस वक्त मार्केट बहुत ही ऊंचाई पर है, इसके आगे अगर किसी कारण से मार्केट में कोई भी किसी भी किस्म की कोई करेक्शन आती है, तो रीडेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसे हालात में उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बहुत सी सोसाइटी जो सेल्फ रीडेवलपमेंट करना चाह रही है, किसी डेवलपर को अपॉइंट किए बिना अपने तौर पर ये काम करना चाह रही है, उनके लिए भी जो प्रावधान ले आए हैं इस पॉलिसी में, ओवरऑल रीडेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा कदम दिखाई दे रहा है इस पॉलिसी के अंतर्गत। नैन सर, एक और सवाल कि सिंगल विंडो क्लियरेंस को और बेहतर करने की बात की गई है, अप्रूवल्स को 6 महीने में पूरा करने की बात की जा रही है। पहले भी कई बार अप्रूवल्स और सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत करने की बात कही जाती रही है, पहले भी हमने देखा है कि बेहतर करने के प्रयास हुए हैं, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति बहुत ज्यादा नहीं दिखती है, ऑन ग्राउंड काम कम दिखता है। अप्रूवल्स का समय प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को कैसे प्रभावित करता है? सर, कैसा है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस is not possible for large projects, basically. So, for smaller projects which are less than 20,000 meters, where environmental clearance is not required, there single window is possible. And I think 95 or 97% projects in the state of Maharashtra can take the benefit of a single window clearance. So, and for big projects, there are certain permissions that are required from the MOEF and others, where the government of Maharashtra doesn't have a control. It's Ministry of Civil Aviation, Ministry of Environment and Forest, Railways hai, airport authorities hai. So there the government doesn't have a control. But वहाँ पे भी मोदी सरकार ने काफी स्ट्रीमलाइन कर दिया है. So I think single window will work, and इससे अप्रूवल में anywhere I expect approvals to come within 15 days to 30 days maximum. गुलाम सर, पॉलिसी को लागू करने के लिए IIM, IIT, अर्बन डिजाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट और WRI यानी वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट को नॉलेज पार्टनर बनाया जाएगा। इन संस्थानों का क्या रोल रहेगा? इसमें कई सारी चीजों का और भी जिक्र है इस पॉलिसी में, जैसे एनवायरनमेंट का जिक्र है, सस्टेनेबिलिटी का जिक्र है। ऐसे मकान बनाए जाएं जो जैसे अर्थक्वेक या बहुत ज्यादा तूफानी बारिश वगैरह वो सब चीज को विथस्टैंड कर पाए। ओवरऑल बहुत सारे ऐसे मुद्दों को इकट्ठा किया गया है कि जिसके लिए अब जरूरी है कि आगे जो फ्यूचरिस्टिक क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं उन पर गौर करके डेवलपमेंट को और आसान किया जाए। और ये जो आप जिन संस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं, उनका काम ये है कि वक्त वक्त पर जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो नए रिक्वायरमेंट है, जो नई जरूरियात है सस्टेनेबिलिटी को लेकर, क्या नए मटेरियल्स भी आ रहे हैं, उन सब पर गौर करते हुए डेवलपमेंट का काम आसान किया करते जाना है। और उसके लिए ये रोल इन संस्थाओं के हवाले किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा कदम माना जा सकता है। नैन सर, AI लेस स्टेट हाउसिंग इंफॉर्मेशन पोर्टल बनाने की बात की गई है, जिसमें यह पोर्टल डिमांड सप्लाई, घरों की जियो टैगिंग मैनेज करेगा। यह पोर्टल महारेरा, महाभूलेख, PM गति शक्ति से भी जुड़ा होगा। इससे ट्रांसपेरेंसी पर कितना असर पड़ेगा और कितनी तेज काम होगा? बहुत असर पड़ेगा। अगर आप देखो कि जब से महारेरा आया है, where each and every information is uploaded on the website, even the approvals are BMC approvals, all of them are becoming online. I think this is the biggest change that has brought transparency and commitment of developers for the stakeholders.
एक और सवाल गुलाम सर आपसे लेना चाहेंगे कि इस पॉलिसी पर डेवलपर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो यूं समझ लें कि जो कुछ भी इस पॉलिसी में कैप्चर किया गया है, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और बहुत आइडियलिस्टिक है ये सिचुएशन। जैसे ये सारी चीजों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, जियो टैगिंग की अगर आप बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अपने आप में इवन खरीदारों के लिए तो है ही है, डेवलपर्स के लिए भी, जैसा आपने बताया सिंगल विंडो क्लियरेंस वगैरह, वो सारी चीजें बहुत महत्व रखती हैं। तो अगर ये सारी चीजें एक्सेप्ट की गई हैं और उन पर काम हो रहा हो, काफी सारे डेवलपर जैसा आपने बताया, उनको इस चीज पर थोड़ी सी चिंता है कि ख्वाब तो हमने बहुत बड़े बड़े देख लिए हैं, अब उनको हकीकत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, उस पर गौर करना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो थोड़ा सा एक रिजर्वेशन है, लेकिन उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी वाबस्ता हो रही हैं इस पॉलिसी को लेकर। बिल्कुल गुलाम सर, सब कुछ पॉजिटिव ही है या कुछ चुनौतियां भी आप देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कुछ ऐसी भी बातें रह गई हैं जिन पर ध्यान नहीं गया है सरकार का? नहीं, मेरे विचार में ये पॉलिसी तकरीबन हर सिमत में नजर रख के बनाई गई है। जैसा मैंने बताया, इतनी गहराइयों तक के इसमें गौर किया गया है। तो वह पॉलिसी अपने आप में मुझे लगता है मुकम्मल है। अब इस पॉलिसी को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसका प्लान ऑफ एक्शन कैसे होगा, उस चीज पर गौर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मेरे ख्याल से पॉलिसी की तरफ से तो किसी को कोई शिकायत होने का मुझे सवाल नहीं दिखता। बस एग्जीक्यूशन पर क्या पॉलिसी, क्या मैटर, क्या प्लान ऑफ एक्शन बनेगा, उसका इंतजार अब हम सबको होगा। यानी एक बात स्पष्ट है कि रियल एस्टेट डेवलपर्स और एक्सपर्ट्स नई हाउसिंग पॉलिसी का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। तमाम ऐसे बारीक पॉइंट हैं जिनका नई पॉलिसी में प्रावधान रखा गया है, उनकी वास्तव में आज जरूरत भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कागजों पर जो बातें हैं वो जमीनी स्तर पर कैसे लागू होंगी, ये तय करेगा कि नई हाउसिंग पॉलिसी कितने काम की है। यानी सब कुछ तय होगा इम्प्लीमेंटेशन पर। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका गुलाम सर, और बहुत शुक्रिया करेंगे आपका नयन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद होगी भारत में बढ़ते जीसीसीज के फोकस पर बात। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। भारत में जीसीसीज यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की लीजिंग में 72% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक के डेटा के अनुसार 2025 की पहली तिमाही में देश के टॉप 7 शहरों में 8.35 मिलियन वर्ग फीट ऑफिस स्पेस जीसीसीज ने लीज पर लिया है, जो कि इसी दौरान पिछले साल 4.87 मिलियन वर्ग फीट था। एक और रोचक बात देखने को मिली है कि जीसीसीज को दक्षिण भारत के शहर अधिक पसंद आ रहे हैं। अकेले बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में कुल जीसीसीज की लीजिंग का 64% हिस्सा है। तो भारत में जीसीसीज के बढ़ते फोकस के पीछे क्या ट्रिगर्स हैं, कौन से सेक्टर्स का किन शहरों पर फोकस बढ़ा है, और ओवरऑल आगे जीसीसीज की रणनीति क्या रह सकती है, क्या कुछ चुनौतियां भी हैं, ऐसी तमाम बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एनारॉक के डायरेक्टर रिसर्च हेड डॉक्टर प्रशांत ठाकुर हैं। प्रशांत सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल, बीते साल Q1 के मुकाबले इस साल Q1 में जीसीसीज की ऑफिस लीजिंग में 72% का उछाल रहा है। क्या कारण रहे हैं इस शानदार ग्रोथ के? नमस्कार दीपक जी। नमस्कार सर। अगर आप देखिए दीपक जी, जीसीसीज का इंटरेस्ट काफी बढ़ा है इंडियन ऑफिस सेक्टर में, और जिसके कारण हमने ओवरऑल लीजिंग के नंबर्स में काफी उछाल देखा है। अगर आप पहली तिमाही की बात करें इस साल, तो करीब 19.47 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ ग्रॉस लीजिंग हुई थी, जिसमें से जीसीसी का शेयर 43% रहा है, जो कि काफी ह्यूज है। अब गौर करने वाली बात है कि जीसीसी इतना इंटरेस्ट ले क्यों रही है। अगर आप देखें इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट के हिसाब से हम बाकी वेस्टर्न कंट्री से काफी आगे हैं। अगर हम स्टेम ग्रेजुएट्स की बात करें, वर्ल्ड में सबसे सेकंड हाईएस्ट स्टेम ग्रेजुएट्स इंडिया से निकलते हैं। अगर आप एक कॉस्ट की बात करें, जो काम हम यूएस में करा सकते हैं, वो यहाँ पे 80% चीपर कॉस्ट पे होती है अगर ये आउटसोर्स होता है। मतलब ये दर्शाता है कि ये जीसीसी जो इंडिया में आ रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से आ रही है। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूँ। अगर आप टॉप 7 सिटीज में आप देखें, 2024 के अंत तक एंड में 1700 जीसीसी इंडिया में थी। ये नंबर हमारे एक रिसर्च के हिसाब से करीब 2500 से 3000 2030 तक होने वाली है।
और अगर आप ये देखें, ये टोटल जो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट कर रही है, आज के डेट में करीब 1.8 मिलियन वर्कफोर्स जीसीसी में एम्प्लॉयड है। तो एक एक काफी बढ़िया लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी निकल कर आ रही है जीसीसीज की वजह से। और जिस शहरों में अगर आप देखें, सदर्न सिटीज में इनका इंटरेस्ट काफी रहा है, क्योंकि अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ टेक रेडीनेस, बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद अगर आप देखें तो काफी आगे है। वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी काफी अच्छे हैं, टैलेंट एक्विजिशन काफी वहाँ पे अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ग्रेड ए ऑफिस बैंगलोर अगर देखा जाए तो आप बोल सकते हैं कैपिटल ऑफ ग्रेड ए ऑफिसेज आप कंट्री का बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा बिल्कुल। ग्रेड ऑफिस बैंगलोर में है। बिल्कुल। तो इन सब कुछ कारणों की वजह से मेरे ख्याल से जीसीसी का इंटरेस्ट काफी बढ़ा है। हम्म। इंडिया ग्रोथ स्टोरी भी एक एक बहुत बड़ी फैक्टर है इसके पीछे। प्रशांत सर, दक्षिण भारत के शहरों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। जैसा कि आपकी रिपोर्ट कह रही है कि अकेले 3 शहरों में बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में कुल जीसीसीज की लीजिंग का 64% हिस्सा है। दक्षिण भारत के ये शहर मल्टीनेशनल ब्रांड्स को क्या कॉन्फिडेंस दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर जीसीसीज अगर अपने ऑफिसेज खोल रही हैं तो उनको लार्ज स्पेस चाहिए, गुड ग्रेड ए क्वालिटी स्पेस चाहिए, क्योंकि उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करने रहते हैं। तो उस स्केल का डेवलपमेंट आपको सदर्न सिटीज में मिलता है, ग्रेड ए ऑफिसेज। जैसा कि मैंने कहा कि अगर सबसे ज्यादा ग्रेड ए ऑफिस का कंसंट्रेशन अगर आप देखें तो बैंगलोर में है। हैदराबाद में हमने काफी ग्रेड ए ऑफिसेज का डेवलपमेंट देखा है, सिमिलरली इन चेन्नई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एक जीसीसी के लिए, एक्सेस टू टैलेंट। साउथ में अगर आप देखें, इंजीनियरिंग कॉलेज काफी अच्छे हैं, एमबीए कॉलेज काफी अच्छे हैं, उनकी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है वाया एयरपोर्ट, रेल एंड वहां पे एक एक कॉस्मोपॉलिटन क्राउड है। सो एंड ऑल्सो टैलेंट जो आप देखें, जो मिक्स वहां पे है, इट इज नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, इट इज इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, R&D। और जैसे कि मैंने कहा कि आज के डेट में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सिर्फ अपने आईटी आईटीएस को आउटसोर्स नहीं कर रही है, बल्कि हाई एंड काम्स को भी, जो कि इंक्लूड करती है आपके R&D। तो ये जो टैलेंट पूल जो इतना आपको एक एक वास्ट इजी एक्सेस मिलता है, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से सदर्न सिटीज काफी आगे है। और वो काफी आईटी और आईटी एनेबल्ड पॉलिसीज लेकर आ रही हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये जितने भी एमएनसीज है अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोलने के लिए काफी इंटरेस्टेड है सदर्न पार्ट में। प्रशांत सर, एक और इंपॉर्टेंट बात रही है कि जीसीसीज की कुल लीजिंग में 57% हिस्सेदारी आईटी, आईटीएस और बीएफएसआई की है। जीसीसी से अलग ओवरऑल ऑफिस लीजिंग में भी सेक्टर वाइज यही तस्वीर है या फिर कुछ अलग है? देखिए दीपक जी, अगर हम जीसीसी का शेयर अगर देखते हैं तो आईटी आईटीएस इसमें 35% शेयर ऑक्यूपाई करती है, फॉलोड बाय बीएफएसआई जो कि 22% है, और मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल 13% है। इसमें गौर करने वाली बात दीपक जी एक ये है कि एक समय था जहां पे जीसीसी में सिर्फ आपको आईटी आईटीएस ही आउटसोर्स होते थे इंडिया में। आज के डेट में एक एक बहुत ही अच्छा मिक्स निकल कर आ रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि जितनी भी एमएनसीज अपने जीसीसी यहाँ पे सेटअप कर रही है, वो एक वाइड रेंज ऑफ वर्क आउटसोर्स कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। बीएफएसआई भी अब अपना कैपेबिलिटी सेंटर बना रही है, ना कि सिर्फ आईटी एंड आईटीएस कंपनीज। अगर आप देखिए, एविएशन की बहुत सारी कंपनीज ने अपना R&D सेंटर यहाँ पे जीसीसी में लेकर आए हैं। तो ये दिस इज नॉट जस्ट वन ऑफ केस, मेरे ख्याल से एक एक स्टेबिलिटी की ओर दर्शाता है, और एक एक हाई एंड वर्क का इंडिया में आउटसोर्स होकर आना जीसीसी के थ्रू दर्शाता है कि ये ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू करने वाली है और ये स्टेबल ग्रोथ स्टोरी है। जैसा कि आपने बताया प्रशांत सर कि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के अंत तक देश के टॉप शहरों में 1700 जीसीसी सक्रिय थे, जिनकी 2025 के अंत तक 1900 होने का अनुमान है। मिड साइज जीसीसीज की मांग बढ़ रही है। जाहिर है कि टियर 2 शहर इसके लिए बड़े मार्केट हैं। तो अभी जीसीसीज के लिए छोटे शहर कितने तैयार हैं और किन शहरों में संभावनाएं नजर आ रही हैं? मेरे ख्याल से टियर 2 सिटीज भी काफी उभर कर आ रही हैं, और इसमें से ऐसे शहर जहां पे अगेन एक्सेस टू स्किल्ड वर्कफोर्स इजीली अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और वो उनकी कनेक्टिविटी मेन सिटीज से अच्छी है, वहां पे हमने ये देखा है कि जीसीसी वहां अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं। बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स जिस शहर में है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अहमदाबाद देखें, कोची देखें, कोयम्बटूर देखें, जहाँ पे हमने काफी एक्टिविटी देखी है, ये ऐसे शहर हैं जो टैलेंट पैरामीटर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर पे, और फ्यूचर स्केलेबिलिटी पैरामीटर पे, एंड इवन गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से काफी प्रोग्रेसिव हैं।
और जिसकी वजह से इन सिटीज को बेनिफिट मिल रहा है। प्रशांत सर, किसी शहर के लिए जीसीसीज को आकर्षित करने के लिहाज से क्या बड़े फैक्टर्स रहते हैं? देखिए, जीसीसीज नॉर्मली बहुत बड़े लैंड पार्सल पे बनती है। अगर आप देखें, वो उनको एक एक अच्छा खासा स्पेस चाहिए होता है। क्योंकि उनका कमिटमेंट लॉन्ग टर्म होता है, उनको सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी भी चाहिए होती है, जो कि हर साल चेंज ना हो। एक एक लॉन्ग टर्म विजन गवर्नमेंट का भी होना चाहिए, तभी एक जीसीसी मैं बोलूंगा एनकरेज होती है उस पर्टिकुलर सिटी या स्टेट में आने के लिए। तो उनके सिलेक्शन पैरामीटर में गवर्नमेंट पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट है, कितनी सपोर्टिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, हाउ वेल दैट सिटी इज कनेक्टेड बाकी शहरों से, और कानून व्यवस्था भी मेरे ख्याल से एक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। प्रशांत सर, कुछ स्पेसिफिक शहर आप बता सकते हैं जिन पर जीसीसीज का फोकस बढ़ सकता है? देखिए, अहमदाबाद, कोच्चि और कोयम्बटूर तो हमने मेंशन किया ही अपने रिपोर्ट में। मेरे ख्याल से भुवनेश्वर, जयपुर, चंडीगढ़, ये कुछ ऐसे शहर हैं जहां पे जीसीसीज ने अपना फोकस बढ़ाना शुरू किया है। कारण है कि वहां पे टैलेंट पूल काफी है और सारे कंपनी, सारे जीसीसीज टैलेंट के पास जाना चाहते हैं। वहां पे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी उनके लिए काफी किफायत रहेगा। ठीक है, एक अंतिम सवाल प्रशांत जी आपसे कि जीसीसीज की ग्रोथ ऐसे ही बनी रह सकती है या फिर कुछ चुनौतियां भी देख रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ग्रोथ में कमी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस भी काफी इसी डायरेक्शन में रहा है। इंडिया अगर देखें, सबसे ज्यादा, जैसा कि मैंने बताया, सेकंड हाईएस्ट स्टेम ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है। तो टैलेंट भी यहाँ पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट काफी ध्यान दे रही है। बहुत सारे स्टेट्स ने ये एक्नॉलेज किया है कि इतने बड़े यंग पॉपुलेशन को अगर हमें एम्प्लॉयमेंट देना है तो हमें जीसीसीज या अदर एमएनसीज के लिए एक एक अच्छी पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी, ताकि वो अट्रैक्ट हो उनके स्टेट या सिटीज में आने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दशक में हमें कोई ऑब्स्टिकल दिख रहा है। यानी फिलहाल भारत में जीसीसीज की ग्रोथ स्टोरी में रफ्तार दिख रही है। आने वाले समय में जीसीसीज की ग्रोथ में कोई बड़े हर्डल तो नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल एनारॉक के डेटा की माने तो आने वाले वर्षों में यानी 2025 की अंत तक ही 1900 से अधिक जीसीसीज के सक्रिय रहने का अनुमान है। आगे भी संख्या लगातार बढ़ती रह सकती है। इसके अलावा आईटी, आईटीईएस के साथ बीएफएसआई और मिक्स्ड जीसीसीज का चलन बढ़ा है। अच्छी बात यह है कि अब मिड जीसीसीज का छोटे शहरों पर भी ध्यान जा रहा है, जो कि छोटे शहरों में कमर्शियल रियल एस्टेट की स्थिति को बेहतर होने के संकेत दे रहा है। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।